नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपकी किताब कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वन शॉट। अब किताब का कैसे वन शॉट भैया, इस पूरी किताब में आपके 7 चैप्टर है और उन सातों चैप्टर को मैं मात्र 1 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा। इन दी सेंस कि हम 1 घंटे में आपके सातों चैप्टर पढ़ लेंगे, एक सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन यहां पे हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया से बैठ जाओ, अच्छे से पूरे 1 घंटे तक मेरे साथ में आपके सभी चैप्टर्स को समझो। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करूंगा। डिटेल्ड में देखना होगा तो मैराथन्स और बहुत सारी चीजें, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन अगर आपको करना हो, कंप्लीट आपको पूरी किताब का एक ओवरव्यू चाहिए होगा, तो दिस इज द बेस्ट वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो आपका पहला चैप्टर आता है, पहला चैप्टर आपकी बात करता है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ये बेसिकली ये चैप्टर क्या बात करता है, ये बेसिकली बात ये करता है कि हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पूरे विश्व में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति आ जाती है। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर में हम लोग देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ब्लॉक में डिवाइडेड हो जाता है। एक को हेड कर रहा होता है, एक को लीड कर रहा होता है यूएसए, जिसकी की आइडियोलॉजी क्या थी? जिसकी की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की। दूसरा जो ब्लॉक लीड कर रहा था वो था यूएसएसआर, उसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म की थी। ठीक है भैया, ये वाली चीज समझ में आ गई। तो इसके चलते हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति देखते। कोल्ड वॉर मतलब कि एकदम हु हा हु, ऐसे लड़ाई नहीं हुई। कोल्ड वॉर मतलब यह है कि यहां पे वॉर जैसी स्थिति बार बार आ गई, लेकिन वेपन्स नहीं उठाए थे डायरेक्टली। ठीक, समझ गए? तो सबसे पहले हमें समझना है, बेसिकली हम इसमें बात करते हैं What was the सोवियत सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी मतलब कि वर्ल्ड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यूएसए और यूएसएसआर। एंड ऑफ बायपोलैरिटी मतलब ये 2 हिस्से का जब खत्म हुआ तो क्या खत्म हुआ? हमने देखा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसमें से बहुत सारी कंट्रीज बन जाती है। तो यहाँ पे हमें मेनली यूएसएसआर को बहुत अच्छे से समझना है, वो सोवियत सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कोल्ड वॉर में जीत जो होती है, जीत होती है यूएसए की। जब यूएसए की जीत होती तो भैया वो जीत गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि बायपोलैरिटी मतलब यूएसएसआर की हार हो गई है, तो जरा अपने को यूएसएसआर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली फोकस सोवियत सिस्टम पे, यूएसएसआर पे ज्यादा करता है। ठीक, सोवियत सिस्टम से आप, सोवियत सिस्टम क्या है? द यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। जो यूएसएसआर हम लोग देखते हैं, यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से 1917 में हमने देखा कि तब वहां पे एक तरीके से सोवियत सिस्टम बना, जिसको कि हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी और कोई भी अपोजिशन नहीं था। एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पूरा सोवियत यूनियन में अपना बेस बना लिया था और कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे नहीं थी। द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर के आई, क्योंकि हिटलर की डेथ और हिटलर को कैसे घेर के वो वैसा किया था ये पूरे आप जानते हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत यूनियन एक तरीके से हमने क्या देखा था कि यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों वर्ल्ड के 1 और 2 नंबर पे ये दोनों रैंक कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, सोवियत सिस्टम में या यूएसएसआर में स्टेट ओनरशिप थी। स्टेट ओनरशिप मतलब कि एक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। स्टेट ओनरशिप है। स्टेट ओनरशिप मतलब सारी की सारी चीजें सरकार के अपने कंट्रोल में। प्राइवेट प्लेयर की क्या है, प्राइवेट प्लेयर का वहां पे कोई रोल नहीं है, चाहे लैंड हो चाहे बाकी सारी चीजें हो, सब कुछ वहां पे सरकार के द्वारा क्या था, सब कुछ वहां सरकार के द्वारा कंट्रोल था। जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया। ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन का मतलब कैसे कि जब सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में होगी तो हमने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ये वाली चीजें हमको बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर? इनिशियली तो लोगों को बड़े मजे आ रहे थे। क्यों मजे आ रहे थे? क्योंकि ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बना रहा था। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि जब सरकार के पास में सारी चीजें होगी तो सारे लोग इक्वल होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। तो इनिशियली लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ओवर द टाइम लोगों को लगने लगा कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा करप्शन, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क, एक बहुत लंबी लंबी प्रोसेस, अथॉरिटेरियनिज्म, ये तमाम तरीके की चीज हम लोग देखने लग गए। तो इसके चलते हम लोग क्या देख रहे थे, इसके चलते यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सोवियत सिस्टम से फिर लोग बड़े खफा खफा हो गए थे।
क्लियर। गोरबच्चेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मिखाइल गोरबच्चेव जो थे, मिखाइल गोरबच्चेव वहां के प्रेसिडेंट बने और मिखाइल गोरबच्चेव एक तरीके से अपनी जो सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी उसमें रिफॉर्म्स लेके आने लग गए। क्यों रिफॉर्म्स लेके आने लग गए? क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि सोवियत यूनियन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। कैसे बढ़ते जा रहा था? हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका वेपन्स खरीद रहा है तो सोवियत यूनियन भी खरीदेगा, अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो ये भी करेंगे, ये सैटेलाइट छोड़ेंगे तो ये भी सैटेलाइट छोड़ेंगे। उसके चलते सारी चीजें वहां पे सरकार खुद कर रही है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सोवियत यूनियन पे हम लोग क्या देख रहे थे कि वहां पे सोवियत यूनियन या सोवियत सिस्टम पे हमें यह देखने को मिल रहा था कि वहां पे सरकार के रुपए बहुत ज्यादा खर्च होने लग गए थे। तो और लोग भी जो थे, लोग भी बहुत ज्यादा खफा होने लग गए थे। तो मिखाइल गोरबच्चेव क्या था? मिखाइल गोरबच्चेव ने रिफॉर्म्स एक तरीके से लेके आने की कोशिश करी, जो कि आप जानते हो ग्लासनोस्ट और इनके नाम से, कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी एंड ओपननेस एंड डेमोक्रेसी, की धीरे धीरे थोड़े से रिफॉर्म्स लेके आए जाए। ठीक, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरीके से विद्रोह भी किया मिखाइल गोरबच्चेव के इस डिसीजंस पे। लेकिन अब लोगों को तो थोड़े से क्या हो गया, लोगों को तो एक तरीके से, लोगों को तो जैसी ओपननेस मिली तो हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन का क्या होता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है और बहुत सारे देश सोवियत यूनियन से बन जाते हैं। अब सोवियत यूनियन की जो जगह थी वो रशिया ने एज इट इज एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि रशिया सबसे बड़ी कंट्री सोवियत यूनियन से निकला था। तो जितने भी सोवियत यूनियन के एग्रीमेंट थे, जितने भी सारी ट्रीटी थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट थी सोवियत यूनियन की, वो सारी की सारी चीजें रशिया ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो हम एक तरीके से क्या बोलते हैं कि रशिया इज दी सक्सेसर, रशिया एक तरीके से वारिस है, रशिया एक तरीके से सक्सेसर है। किसका है? सोवियत यूनियन का है। क्लियर, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इंडिया कैसे इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से, जो सोवियत यूनियन से जो बहुत सारी कंट्री निकली और रशिया से बेसिकली कैसे रिश्ते रखता है। तो हमने देखा कि इंडिया ने बहुत बढ़िया रिश्ते रखे हैं। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए इंडिया और रशिया ने। हमारा इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हुआ है 2001 में। और आप जानते हो कि इंडिया और रशिया एक बचपन से, जो हम बोलते हैं ना कि बचपन से ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। जब जब हम क्राइसिस में रहे हमें रशिया ने साथ दिया है। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो कंट्रीज थी, कौन सी कंट्रीज थी? जो कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन से निकली थी, जो कंट्री जो कि सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, वहां पे भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। कैसी समस्याएं देखने को मिली? कि विद इन उन कंट्रीज में हम लोग देखने लग गए थे कि बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट उन कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन से ये कंट्री अलग बनी, तो इस कंट्री के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से सेसेशनिस्ट मूवमेंट सामने आने लग गए। सेसेशनिस्ट मूवमेंट मतलब कि हमें अलग से अपना देश चाहिए। तो ये वाली चीज भी हमको यहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पे डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन आप भी जानते हो कि डिसइंटीग्रेशन की यहां की इंटरनल वीकनेस जो थी, ठीक है, लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को दबा दिया जा रहा था, लोगों की आवाज को कुचल दिया जाता था, करप्शन हो रहा था। ये इंटरनल वीकनेस ने क्या किया? ये इंटरनल वीकनेस की वजह से हमने देखा कि सोवियत यूनियन में क्या होता है, सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन होता है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन से एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर क्या हो गया? यूएसएसआर हार गया, यूएसए जीत गया। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज इमर्ज होकर आई सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, और एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चीजें बदल गई। हम जो बोल रहे थे कि यूएसएसआर बहुत पावरफुल है, तो अब पूरे वर्ल्ड को लगने लग गया यूएसएसआर पावरफुल नहीं है, अब सिर्फ यूएसए पावरफुल है। तो कैसे? बायपोलर वर्ल्ड, मतलब बायपोलैरिटी, बायपोलर वर्ल्ड से हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएसए के टुवर्ड्स अब वर्ल्ड को लगने लग गया कि शायद चीजें वैसी हो जाएंगी। क्लियर है? अब बारी आई शॉक थेरेपी की। भैया शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी बेसिकली ये बात है कि यहां पे हम लोग देख रहे थे कि जितनी भी सोवियत यूनियन से जो कंट्रीज अलग निकली थी और स्पेशली रशिया, इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जब इनको लोन दे रही थी, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आपको आपकी इकोनॉमी में रिफॉर्म करना होगा, आपको प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बोला, इसको हम बोलते हैं ये है शॉक थेरेपी। ठीक है, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि जो रशिया की जो करेंसी है रूबल, वहां पे वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन होती है। रशिया में हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो सरकार होल्ड कर रही थी, उनकी जब नीलामी होती तो एकदम पानी के भाव बिक रही थी चीजें, समझ रहे हो, एकदम वैसी सारी स्थिति यहाँ पे हो जाती है। ठीक है,
और वही सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट थे, उनको भी ये शॉक थेरेपी से उनको भी इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा। क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब अपना नया चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2, जो कि है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है भैया, कहानी को रिलेट करते चलते अभी हमने बात करी, क्या बात करी कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या हो गया, बायपोलर से हम लोग ये देख रहे थे कि बायपोलर से जो वर्ल्ड है वो जा रहा था यूनिपोलर के टूवर्ड्स। वो क्या जा रहा था? वो जा रहा था यूनिपोलर्स के टूवर्ड। यूनिपोलर कैसे? कि पहले बायपोलर में यूएसएसआर और यूएसए के पास जो पावर थी, अब वो सिर्फ यूएसए के पास जा रही थी, तो ये चीजें मंजूर नहीं थी। तो इसके चलते कोई भी कंट्री अकेली को ऐसा लग रहा था कि शायद वो यूएसए को चैलेंज ना कर पाए। तो इसके चलते हमने क्या देखा? इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है या आसियान है, ये एज एन ग्रुप क्या कर सकते हैं? ये एज एन ग्रुप यूएसए की जो हेजेमनी है, यूएसए ने जो अपना इन्फ्लुएंस फैला के रखा है, ये कहीं ना कहीं एज एन ग्रुप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं? यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है भैया, अब अपन जरा यूरोपियन यूनियन से शुरुआत करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन अगर हम देखें तो 1992 में बना, बट इसकी नींव पहले ही रख दी थी। कैसे पहले रख दी थी? हम लोग ये देख रहे थे कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा पैसा दिया। कैसे पैसा दिया? मार्शल एड के थ्रू। मार्शल एड के थ्रू यहां पे हमने ये देखा कि यूरोपियन कंट्री को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। ठीक है भैया, जब इनको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, क्यों दिया गया? कि तुम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप की जो इकोनॉमी है, यूरोपियन कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो टोटली क्या हो जाती है? एकदम खराब जैसी स्थिति में हो जाती है। तो यहाँ पे बात ये हुई कि आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो, ये सारी चीज हुई। इसके चलते यूएसए ने मार्शल एड के थ्रू इनको पैसा दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है तो यूरोप और फास्ट ट्रैक मोड पे चला जाता है, यूरोप और फटाफट अपना डेवलपमेंट करने लगता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन 1992 में बन जाता है। इनिशियली बात यहाँ पे इकोनॉमी की हुई थी। क्या बात हुई थी? ये इकोनॉमी का सोच के आए थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे एक इकोनॉमी से पॉलिटिकल यूनियन बन गया। कैसे? क्योंकि हमने ये बात करी कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, कॉमन करेंसी हुई, सब तमाम तरीके की चीजों की बात हुई, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपना पार्लियामेंट बना लिया, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग हो गया। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक इकोनॉमिक यूनियन पॉलिटिकल यूनियन में आके यहाँ पे टर्न हो गया। ठीक है भैया, अब अगर आप यूरोप की पूरी सब अगर आप ऐसा देख लो, अगर हम पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग इकोनॉमी देखें तो कहीं ना कहीं वो यूएसए को टक्कर दे सकता है। अगर हम इन सब की आर्मी को कंबाइन करके देखें, पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं सबकी आर्मी को कंबाइन करके देखें, तो वो कहीं ना कहीं यूएसए को टक्कर दे सकता है। मतलब यूएसए के एट पार, इक्वल नहीं तो भी यूएसए को एज एन ग्रुप कंप्लीटली ये लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर? ये बात हो गई भैया यूरोपियन यूनियन की। अब बात है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज आसियान। ठीक है, आसियान जो बेसिकली हम लोग देखते हैं 1967 में आसियान का फॉर्मेशन होता है। इसका पर्पस था accelerate द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन थ्रू जॉइंट एंडेवर्स इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों की बात करी। 1967 में फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं, इनिशियली 5 देश के साथ इन लोगों ने स्टार्ट करी, फिर मेंबरशिप्स बढ़ती चली गई। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते ये लोग आसियान वे और बहुत सारी चीज़ों की बात करने लग गए। मतलब कि हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उसमें हमें सारी इंडस्ट्री सब इसी के अंदर लेके आना है। किसी के पास रॉ मटेरियल तो कहीं इंडस्ट्री, तो सब कुछ मिलके यहीं पे बनाएंगे। आसियान वे कि एक इनफॉर्मल ग्रुप रहेगा जहां पे कॉपरेशन के थ्रू सारी कंट्रीज क्या करेगी, सारी कंट्रीज अपने मुद्दे सुलझा लेगी। बाउंड्री डिस्प्यूट या और भी कोई डिस्प्यूट्स है तो वो भी आपस में बातचीत से सुलझ जाएंगे। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई है। देन एक चीज और कि इंडिया ने क्या हुआ, इंडिया ने आसियान पे इनिशियली बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान ऑल्दो इंडिया कहीं ना कहीं क्या था, कहीं ना कहीं यूएसएसआर के टुवर्ड ज्यादा टिल्टेड था। तो कोल्ड वॉर के बाद में हमने देखा कि इंडिया ने जो आसियान नेशन है इनसे अच्छी दोस्ती करना स्टार्ट करी।
ठीक है भैया। नाउ इंडिया चाइना रिलेशंस, अगर आप इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे रिलेशंस इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे। इनिशियली इंडिया चाइना रिलेशंस कुछ सही थे, हमें आज़ादी मिली 1947 में, चाइना को आज़ादी मिली 1949 में। हम दोनों मतलब ये दोनों देश एक तरीके से कॉलोनियल पावर के गुलाम थे। इससे पहले हम लोग देखते कि चाइनीज सिविलाइजेशन इंडिया के सिविलाइजेशन का हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया एज एन देश। उसके बाद में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया कि ये दोनों देश साथ में मिलकर कुछ बढ़िया सा करेंगे। लेकिन चाइना का तिब्बत के ऊपर एक तरीके से तिब्बत के ऊपर टेक ओवर और फिर दलाई लामा का हमारे आना और वॉर के बाद में जो 1962 का वॉर हुआ, और जैसे ही चाइना ने कश्मीर को इलीगली, कश्मीर के थोड़े से एरिया को जो इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद में हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़े। लेकिन चीज़ें सुधरी भी जब राजीव गांधी कहाँ गए, राजीव गांधी गए चाइना, और वहाँ पे चेंज इन लीडरशिप आया, तो वहाँ पे चीज़ें सुधरी भी बहुत हद तक। कहीं ना कहीं हम लोग चाइना को भी यूएसए का एक तरीके से क्या देखते हैं, यूएसए का कॉम्पिटिटर देखते हैं। चाइना को जब आज़ादी मिली तो चाइना भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन चाइना ने 1970s में आके चाइना ने चालाकी करी। क्या चालाकी करी? चाइना को लगने लग गया कि भैया जो यूएसएसआर का सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और अगर चाइना भी उसी मॉडल को फॉलो करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चाइना ने 1970 से धीरे 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 अपनी इकोनॉमी ओपन अप करना स्टार्ट करी। सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, फिर इंडस्ट्रीज, फिर सर्विस सेक्टर, ऐसे करके धीरे धीरे चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में आने लग गए, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा होने लग गया। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जैसा यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी क्लोज रख के एक झटके में खोली तो ये देखने को मिला, वहीं चाइना ने 1970 से धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी ओपन अप करना स्टार्ट करी। और चाइना का आज अगर आप देखोगे कि चाइना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि चाइना ने समय समय पे क्या किया है, चाइना ने समय समय पे रिफॉर्म किए हैं। ठीक, अगर आप बात करोगे जापान और साउथ कोरिया की, तो जापान वो कंट्री है जिस पे कि हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर अटैक हुआ, लेकिन इसके बावजूद यूएसए ने ही अटैक किया और यूएसए ने ही उनको एड दी, और जापान ने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया। ठीक है, वो छोटी सी कंट्री है, लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ देखोगे तो बहुत हद तक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अगर आप लोग देखोगे, सोनी वगैरह, तो सब जापान से। वही साउथ कोरिया में आप लोग देखोगे तो साउथ कोरिया में भी हम लोग मिरेकल ऑन द रिवर ऑफ हैन करके बोला जाता है कि साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट किया है। साउथ कोरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों के ऊपर, लोगों के हैप्पीनेस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो साउथ कोरिया और जापान से ये छोटे छोटे देश है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए भी एग्जाम्पल है कि कितने अच्छे अच्छे वहां से ब्रांड और कितने अच्छे से इन्होंने अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया है। क्लियर? ये बात हो गई। सबसे पहले हमने कोल्ड वॉर के एंड के बाद में चीजें कैसे रही, फिर उसके बाद में कैसे ऑर्गेनाइजेशंस आए जो कि यूएसए को चैलेंज कर रहे थे। अब बारी है हम जरा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिस रीजन में इंडिया लोकेटेड है, जरा अपन उससे तो समझे। सबसे पहले व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया बेसिकली, इसमें बहुत सारे सवाल है कि साउथ एशिया क्या है। तो साउथ एशिया में बेसिकली हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये 7 कंट्रीज मिलके क्या करें, एक तरीके से ये 7 कंट्रीज मिलके साउथ एशिया को बना रही है। कोई बोलता है अफगानिस्तान भी है, कोई बोलता है नहीं है। ठीक है, लेकिन मेजरली ये जो 7 कंट्री है, ये 7 कंट्रीज हम लोग क्या देख रहे हैं, साउथ एशिया को कंस्टिट्यूट कर रही है। साउथ एशिया को अगर आप लोग देखोगे तो साउथ एशिया में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। हर कंट्री में आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया और श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम लोग क्या देखते हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट, यहाँ पे क्या था, थ्रू आउट डेमोक्रेसी रही है डिस्पाइट अप्स एंड डाउन। वही आप बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब में देखोगे तो इन लोगों को कहीं भी कई बार मिलिट्री रूल आ जाता है, कई बार डेमोक्रेसी आ जाती है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ हो जाता है। लेकिन थ्रू आउट हम ये लोग ये देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका एक ऐसे देश है जहां पे कि जब से आज़ादी मिली है तब से इन दोनों कंट्री ने क्या किया है, तब से इन दोनों कंट्री ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। क्लियर है? जरा अपन समझते हैं द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, जरा अपन इसे समझते हैं। ठीक है भैया,
जब देश आजाद हुआ था तो आप भी जानते हो पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन हुआ था तो आप ये जानते हो कि इंडिया को जो है, इंडिया को पाकिस्तान बना था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों क्या थे, ये दोनों पाकिस्तान बने थे, ठीक। बांग्लादेश तो बाद में बना। तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हम लोग देख रहे थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान हमेशा डोमिनेट कर रहा था। किसको डोमिनेट कर रहा था, ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था। ऑल्दो हम लोग ये बात करते हैं कि इन दोनों एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, बट स्टिल देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस। कैसे कल्चरल डिफरेंसेस है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बंगाली ज्यादा बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी चीजें इंपोज कर रहे थे। यहाँ पे हमें ऐसा डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही थी। मेन जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो इन लोगों को क्या लग रहा था, इन लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पे ये जो वेस्ट पाकिस्तान है हमें क्या कर रहा है, एक तरीके से दबा रहा है। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में एक तरीके से विद्रोह की आग होने लगी और एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से इन्होंने रिवोल्ट, प्रोटेस्ट कर दिया वेस्ट पाकिस्तान के टुवर्ड्स, ठीक है। उस समय वेस्ट पाकिस्तान ने भी यहाँ पे आए, बहुत सारे लोगों को मारा, रेप हुए, तमाम तरीके की चीजें हुई। इनका साथ यूएसए ने दिया, इंडिया ने इंटरवीन किया, इंडिया ने इंटरवीन किया और इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने इंटरवीन करते इंडिया युद्ध में जीत दिया, हमारा साथ यूएसए साथ ने दिया और हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश, एक नया देश ही बना दिया। और उस समय पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज गया था कि इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है। क्लियर, ये वाली चीज समझ में आ गई। हम लोग पाकिस्तान में, हमें कभी भी क्या हुआ, हमें कभी भी पाकिस्तान में परमानेंट डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली। आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो नेम सेक है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती है इंडिया से और इंडिया पे ही खत्म हो जाती है। वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर बात करते रहते हैं और ना ही उनके हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है। और उनकी इकोनॉमी आप जानते ही हो, ठीक। वहीं हम लोग साथ में ये देखते हैं कि बांग्लादेश में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बांग्लादेश में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी इनिशियली क्या होता है कि बांग्लादेश में इनिशियली 1971 के बाद में जब बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनिशियली डेमोक्रेसी आती है, फिर वापस से मिलिट्री रूल आता है, फिर वापस से वहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है और आज की स्थिति में वहाँ पे डेमोक्रेसी है विथ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर है। और रिसेंट भी जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ आपको पता होगा, तो हम लोग ये देखते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान ये ऐसा है कि जहां पे आपको कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली है, मिलिट्री डेमोक्रेसी, मिलिट्री डेमोक्रेसी। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। देन हम लोग ये देखते हैं कि श्रीलंका में भी जो है, श्रीलंका में अगर डेमोक्रेसी रही है तो श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि ये मान लो ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका में सिन्हला और तमिल कम्युनिटी, ये क्या है, ये दो कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि 75% क्या होता है, 75% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हलाज की होती है और 25% जो होता है वो तमिल्स की होती है। यहाँ पे मेजोरिटिज्म के नाम पे क्या होता है, तमिल्स के साथ में क्या होता है, तब मेजोरिटिज्म के नाम पे तमिल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो तमिल्स है उनको लगता है कि हम माइनॉरिटी में और तमिल्स का एरिया ये है, ठीक है, यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, बाकी सारी जगह पे सिन्हलाज रह रहे हैं। तो तमिल को लगता है कि हमें कोई भी सारी चीज़ें नहीं, हमें ना ही रिकॉग्निशन है, ना ही कोई ज़्यादा राइट्स है, हमारे ऊपर जो इनकी लैंग्वेज है वही इंपोज कर रहे हैं। तो ये जो तमिल से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक तरीके से हथियार उठा लेते हैं और ये लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, LTTE। क्या ग्रुप बना लेते हैं, LTTE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लोग एक मिलिटेंट ग्रुप बना लेते हैं और एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ये LTTE ग्रुप जो है वो एक तरीके से देश से अलग होने की बात करता है। वो बोलता है कि हमको अपना सेपरेट देश चाहिए। ठीक भैया, ये तो उनके देश की कहानी, इसमें हमारा क्या लेना देना है। इसमें हमारा लेना देना ये है कि वहां पे जो तमिल्स हैं उनका तमिलनाडु से लेना देना है, और जो तमिलनाडु में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने सरकार पर बहुत प्रेशर बनाया और भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इसके चलते वहां पे इंटरवीन किया, वो तमिल्स जो लोग हैं उनके हित के लिए। जब वहां पे इंटरवीन किया तो आप जानते हो कि राजीव गांधी जयवर्धन अकॉर्ड साइन हुआ। उसमें यह बात हुई थी कि तमिल्स मतलब प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, तमिल्स को राइट्स वगैरह दे दी जाएगी, और उस अकॉर्ड में यह साइन हुआ था कि एक सीज फायर डिसाइड हो जाए। सीज फायर मतलब कि LTTE जो है वो भी वहीं पर रुक जाए और जो सरकार की जो आर्मी है वो भी LTTE को नहीं मारे, सारी चीजें आप एज इट इज रोक दो, प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होंगे, ठीक है। और जिसने भी सीज फायर तोड़ा, मतलब जो भी पार्टी, अगर सिन्हलाज या वहां की सरकार सीज फायर तोड़ती है या हम लोग बोलते तमिल सीज फायर तोड़ते हैं, तो वहां पे इंडियन आर्मी उनके अगेंस्ट, मतलब इंडियन आर्मी साथ देगी किसका, जिसके कि अगेंस्ट सीज फायर तोड़ा गया हो। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि LTTE को इतना सब्र नहीं हुआ कि कब इलेक्शन होगा क्या होगा,
उन्होंने सीज फायर तोड़ा, हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, इसके चलते हमने मतलब हमारी फोर्स ने यही LTTE को मारा और हम एक तरीके से देख रहे थे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ और जिसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। बाद में हमने वहां पे हमारी आर्मी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां से विड्रॉ कर लिया और फिर LTTE को वहां पे जो वहां की सरकार थी वो भी एकदम फूका रूप में सरकार ने भी उनको वहां पे खत्म कर दिया। जो LTTE जो था उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे खत्म कर दिया। क्लियर है। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल, हम लोग नेपाल को देखते हैं कि नेपाल एक हिंदू किंगडम के द्वारा रूल किया गया था और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2002 में क्या होता है, 2002 में किंग जो है वो पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देते हैं और जो पार्लियामेंट है, जो डेमोक्रेसी एकदम उसको लिमिट कर देते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि 2006 में क्या होता है, 2006 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होते हैं और इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि फिर वहाँ पे वापस से डेमोक्रेसी आती है। अच्छा, वहाँ पे जो माओइस्ट है, माओइस्ट भी एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि जो किंग है, किंग एलाइट का साथ दे रहे हैं, तो माओइस्ट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, किंग इन दोनों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेपाल में देखते हैं। बट एट द एंड नेपाल में डेमोक्रेसी रीस्टोर हो जाती है और डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर लिया जाता है। तो इसके चलते हम भी क्या देखते हैं कि नेपाल में भी हमें क्या देखने को मिला, नेपाल में भी हमें ये देखने को मिला कि मोनार्की और डेमोक्रेसी जो है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं साथ बाय साथ चल रही है। कहाँ पे, नेपाल में चल रही है। क्लियर है। साउथ एशिया वाली चीज भी समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से 1980s से या 1940, 50s, 60s से हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 2000-2005 तक पूरे वर्ल्ड में कैसी चीजें चल रही थी, हम बेसिकली उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। अगला चैप्टर जो है वो बेसिकली बात करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो बात है वो बात है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एकदम हम कहें कि सबसे पावरफुल है, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनाइटेड नेशन जो है हम कहते हैं कि एक तरीके से वो अपना काम या वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट है, ठीक। सो सबसे पहले व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो हेल्प कंट्री टू कोऑपरेट टू मेक better learning condition for us all. They can help produce information and ideas about how to cooperate. एक तरीके से क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें कॉपरेट करने से मदद करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन युद्ध नहीं रोक रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन युद्ध रोक रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो जो थोड़ा बहुत जो रोक रहा है वो भी नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो, कुछ नहीं से बेहतर है कुछ तो हो, ठीक। कुछ नहीं से बेहतर है कुछ तो हो, ठीक है। तो जो द UN इज एन इनपरफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स्ट ऑफ। हम मान रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है वो इम्परफेक्ट बॉडी है, लेकिन बिना यूनाइटेड नेशन के भी वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड और ज्यादा वर्स्ट ऑफ हो जाएगा, वर्ल्ड और ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, मतलब क्या क्या बातें की गई है यूएन के लिए। तो सबसे पहले पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज, ठीक है। कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी देश की सरकार अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रही है एट्रोसिटीज से या उनके लोगों के साथ ही गलत कर रही है, तो फिर वहां पे वो अधिकार यूनाइटेड नेशन के पास होना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, यह बन भी गया है। एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। condemnation of terrorism in all form and manifestation, creation of democracy front, and agreement to wind up trusteeship council। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात है, जो टेररिस्ट है उनका कंडेमिनेशन और एक तरीके से उन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बैन किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। एक डेमोक्रेसी फंड होना चाहिए जिससे कि हम डेमोक्रेसी को क्या करें, डेमोक्रेसी को एक तरीके से हम लोग पूरे विश्व में फैला सके, मतलब यूनाइटेड नेशंस फैला सके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें से कुछ चीज हो गई है, कुछ चीज नहीं हुई है। अच्छा, सवाल ये भी आता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो यूनाइटेड नेशन एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से USA की कठपुतली बन के रह गया है।
अब देखो तो वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं सही भी होता है। कैसे सही भी होता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन को मेजरली जो रुपए जो जा रहे हैं, मतलब अपने काम करने में, अपनी सारी चीज़ों में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रहा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका में ही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, बट वही वाली बात है कि पूरा नहीं कर रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन नहीं होगा तो और चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो क्या क्या होना चाहिए बेसिकली कि यूनाइटेड नेशन है, अब बात ये होनी चाहिए कि हम उसी के अंदर रिफॉर्म कर दें। तो ये जो एलिगेशंस जो लग रहे हैं, क्या एलिगेशंस लग रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसको अमेरिका जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो एलिगेशंस को हम कहीं ना कहीं रोक दे। क्लियर है? समझ गए हो? ठीक। अब बेसिकली देखें तो जो यूनाइटेड नेशन है वो सक्सेसर है किसका? लीग ऑफ नेशन का। 1945 में स्टैब्लिश किया गया। और इसके और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक तरीके से क्या देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर है इसमें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो बहुत सारे अलग अलग बॉडी, जैसे एक देश में हम लोग देखते हैं बहुत सारे अलग अलग बॉडी होती है ना, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, वैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिक्योरिटी काउंसिल पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? हम लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए देखते हैं क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। वो कौन कौन से हैं? तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से। चलो मैं बता देता हूँ, 2-3 ही बताऊंगा, 2-3 तुम्हारे लिए। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है। बाकी 2 तुम लोग बताओगे कि कौन कौन से और परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि ये जो 5 मेंबर है इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब कि इन 5 में से अगर कोई एक भी वीटो कर देता है तो वो डिसीजन आगे नहीं लिया जाएगा, इतनी स्पेशल पावर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात होती है, जो बिगेस्ट डिस्कशन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग पर आ जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंक्शनिंग है, ये जो 5 मेंबर को जो वीटो दे के रखा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये पांचों कंट्री अपने बिहाफ पे क्या होता है, अपने बिहाफ पर भी चीजें, अपने बिहाफ पर भी चीजें एक तरीके से क्या करती हैं, अपने बिहाफ पर भी चीजें कर लेती हैं। साथ ही साथ जो इंडिया है, इंडिया का ये क्लेम है कि हमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए कहां पे? सिक्योरिटी काउंसिल पे। क्यों? क्योंकि इंडिया ये बोलता है कि हम भी एकदम राइजिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, तो हमारा भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अच्छा, अब अगर इंडिया का क्लेम मानेंगे तो जो अफ्रीका है, अगर आप अफ्रीका को देखोगे, साउथ अमेरिका को देखोगे, तो ये वो कॉन्टिनेंट है जहां से तो एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बार बार जो डिबेट छिड़ती है, बार बार डिबेट जो है वो इस सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, इस सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप और इस सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को रिफॉर्म करने पे बहुत ज्यादा डिबेट है। और वो तभी हो पाएगा जब ये पांचों मेंबर एग्री कर जाएंगे। और ये पांचों मेंबर क्यों एग्री करेंगे? तो अगेन वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो वही कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बहुत बढ़िया से काम नहीं भी कर रहा है, लेकिन स्टिल उसकी जरूरत है। बस बात यह है, बात क्या है? बात यह है कि उसमें रिफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ठीक है भैया। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के तारीख में अपन क्या बात कर रहे हैं? आज के तारीख में सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो? सिक्योरिटी से आप ये समझते हो कि मुझे मेरी जो फ्रीडम है, मतलब जो थ्रेट है, जो मुझे डर है, मुझे उससे सिक्योरिटी मिले। अब डर तो बहुत सारे होंगे ना, डर तो बहुत सारे होंगे, हम किस किस को सिक्योरिटी दे? तो बात यहां पे आती है, सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, थ्रेट that could so endangered core values that those values can be damaged beyond repair if we did not something do to deal with the situation। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल एरिना में सिक्योरिटी का मतलब यह है कि वो थ्रेट्स वहां पे हम लोग बात करें कि जहां पे अगर कोई नुकसान पहुंच भी गया तो हम उसे वापस से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम वहां पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर किसी को नुकसान पहुंच भी गया तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें उसको ठीक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे हम सिक्योरिटी में वो वाली चीजों की बात कर रहे हैं। 2 नोशंस ऑफ सिक्योरिटी होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं, एक्सटर्नल क्या होगा कि कोई दूसरी कंट्री आके हमें युद्ध कर रही है, वो हो गया एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है। In the traditional conception of security, the greatest danger to country is a form of military threats.
मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स ऑफ कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर. Within the country, the threat of violence is regulated by acknowledged central authority of the government. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ट्रेडिशनल दो तरीके की सिक्योरिटी होती है. देयर आर टू नोशन ऑफ सिक्योरिटी. पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल के भी दो टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल में क्या है कि वॉर वाली चीज, ठीक है, कि कोई दूसरी कंट्री आके क्या कर रही है, दूसरी कंट्री आके तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे रही है, वो हो गया एक्सटर्नल थ्रेट. इंटरनल थ्रेट क्या हो गया? इंटरनल थ्रेट ये हो गया कि यहाँ पे हम विद इन दी कंट्री देख रहे हैं, ठीक है, विद इन दी कंट्री कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट, कोई ग्रुप है जिसने कि हथियार उठा लिए. क्या हथियार उठा लिए? कि मुझे देश से अलग होना है. ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरनल थ्रेट. ठीक है. अब अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, तो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या है? नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया, हंगर, पॉवर्टी, ठीक है. अगर पूरे विश्व में गरीबी बढ़ रही है तो एक तरीके से थ्रेट तो है. गरीबी बढ़ रही है तो क्या होगा? वो लोग बाद में हथियार उठा लेंगे, वो लोग बाद में क्राइम करेंगे, वो सारी चीज़ें, तो एक तरीके से थ्रेट ही तो है. डिजीजेस फैल रहे हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से नॉन ट्रेडिशनल है लेकिन एक तरीके से थ्रेट ही तो है. ठीक है, समझ गए हो? वैसे ही अगर हम लोग देखें न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में वही कि ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, उसके बाद में अगर हम लोग देखें कि HIV एड्स हो गया, कोरोना वाली पेंडेमिक जैसी चीजें हो गई, ये न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है. ये क्या है? ये सारे के सारे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक तो वॉर वाली चीज हो गई और सेसेशनिस्ट मूवमेंट वाली चीज हो गई, तो ट्रेडिशनल चले आ रहा है. नया वाला क्या है? नए वाले में हम लोग देख रहे हैं पॉवर्टी हो गया, टेररिज्म हो गया, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कोविड-19 एपिडेमिक, पैंडेमिक्स, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये एक तरीके से न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. अब इंडिया इन सारी चीजों को कैसे डील कर रहा है? सबसे पहले इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर रहा है, ठीक है. फिर यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो इंडिया बहुत सारी चीजों का पार्ट भी है, जैसे कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन ट्रीटी है, उसका इंडिया पार्ट बना. केमिकल वेपन्स कोई नहीं बनाएगा, ठीक है भैया. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं? इन सब में हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है. गियर टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन द वे that vast mass of citizens are lifted out of poverty, misery and huge economic inequalities are not allowed to exist. साथ ही साथ इंडिया जो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया हॉस्पिटलाइजेशन पे, पावर्टी, इन सारी चीज़ों पे जो हम लोग न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स देख रहे हैं, इंडिया उस पर भी फोकस कर रहा है. अच्छा, ट्रेडिशनल वे के लिए अगर आप बात करो तो यहाँ पे जब हमने बात करा कि ट्रेडिशनल नोशंस में, तो ट्रेडिशनल नोशंस में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी ट्रीटी आई, जैसे कि सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 आया, स्ट्रेटेजिक्स आर्म लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, ये सारी चीज़ें क्या हुई कि आप सारे अपने हथियार कम करो, ठीक है, कि सभी कंट्रीज क्या करेगी? सभी कंट्रीज अपने हथियार कम करेगी. ये यूएसए, यूएसएसआर इनके बीच में हुई थी कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर के बाद में, कि आप अपने हथियार कम करो. वॉर कब होगा? जब हथियार होंगे. अगर हथियार ही नहीं होंगे तो वॉर क्यों होगा? अगर हथियार ही नहीं होंगे तो वॉर, तो इसको कम करो. फिर न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी, CTBT, कि आज के बाद में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा ही नहीं. तो ये NPT, CTBT, ये सारे क्या है? एक तरीके से हम लोग जो बात करें, जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ थ्रेट है, जो वॉर वाली स्थिति है, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्या है? उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजें हैं. क्लियर है? समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है. देन नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को अपने को जरा ध्यान से समझना है, ठीक है. तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या दिया गया है? इस चैप्टर में बेसिकली ये दिया गया है कि भैया आपने बात कर ली कि हमने बात कर ली कि यूएसए, यूएसएसआर ऐसे थे. उसके बाद में हमने बात कर ली कि कैसे यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज करने के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आया, जहां आसियान, यूरोपियन यूनियन, चाइना है. उसके बाद में हमने क्या बात कर ली? उसके बाद में हमने बात कर ली एशिया की. उसके बाद में हमने क्या बात करी? उसके बाद में हमने लोगों ने बात कर ली कि अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स की, ये वाली चीज़ों की बात कर ली हमने. उसके बाद में अपने को अब जरा समझना होगा कि हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर ली, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा. इन्वायरमेंट भी तो एक तरीके से थ्रेट ही है. ये ऑल्दो नए चैप्टर में है, लेकिन इन्वायरमेंट भी तो एक तरीके से थ्रेट ही है. कैसे थ्रेट है? अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हम लोग ये देख रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेचुरल
हैजार्ड्स आएंगे, डिजास्टर आएंगे, लोगों की जान जाएगी, तो इन्वायरमेंट पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? तो हम लोग ये देखते हैं कि 1990s से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए। बहुत ज़्यादा फोकस ऐसे करने लग गए क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ ये धरा का धरा रह जाएगा। क्लियर है? अब इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचा है? इन्वायरमेंट को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये जो डेवलप नेशंस है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया था। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इन लोगों ने बल्क लेवल पे पोल्यूशन किया है। आज भले तुम्हें लग रहा है कि वाह कितना साफ सुथरा है ये वो, लेकिन उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर चुके हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, ये लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन इनका पोल्यूशन का लेवल जो अमेरिका और जो यूरोप ने करा है उतना नहीं पहुंचा है। अभी समझने की कोशिश कर रहे हो। और इंडिया और चाइना बार बार ये बोलते हैं कि भैया तुमने ऑलरेडी पोल्यूशन कर लिया, तुम डेवलप हो गए हो। हमें भी डेवलप होना है तो हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो वो वाली चीजें। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है? यहाँ पे समस्या आती है ग्लोबल कॉमन्स पे। ग्लोबल कॉमन्स मतलब क्या है? ये वो जगह हैं जो कि कोई भी कंट्री ओन नहीं करती है, जो कि कोई भी कंट्री ओन नहीं करती है। जैसे अंटार्कटिका हो गया, या आप देखो कि आप अपने घर में देख लो कि आपका घर है, आपके पड़ोसी का घर है, उसके पड़ोसी का घर है, उसके पड़ोसी का घर है, लेकिन जो पार्क है वो पार्क कोई भी ओन नहीं करता है। वो पार्क जो है, वो पूरा पार्क जो है वो कम्युनिटी का है। तो सब लोग पार्क पे ध्यान नहीं देते। गंदा हो रहा है तो होने ही दो, रोड है तो होने ही दो, लेकिन अपना घर चकाचक होना चाहिए, अपना घर बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे समस्या आ रही ग्लोबल कॉमन्स पे, कि वो एरियाज जो कि किसी भी कंट्री उनको होल्ड नहीं कर रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर्स हम लोग देख रहे हैं कि वो पिघल रहे हैं। तो ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली चीजें आ गई। फिर यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आया। लेकिन इनका भी काम ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्लाइमेट चेंज पे कोई एक कंट्री काम नहीं करेगी, हम सबको काम करना है, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि शादी में हम सब लोग काम करते हैं, आपके घर में शादी होगी तो सब लोग काम करेंगे, लेकिन चाचा ज़्यादा काम कर रहे होंगे, मामा कम कर रहे होंगे, कोई ज़्यादा कर रहा होगा। तो वही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सभी को साथ देना है, सभी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जिस कंट्री ने ज़्यादा पोल्यूशन किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। वही जिन कंट्री ने कम अर्थ को नुकसान पहुंचाया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें कम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है? रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से बेसिकली आप क्या देखते हैं? रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑयल को लेके, वाटर को लेके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने देखा होगा, या ऑयल को लेके आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि रिसोर्सेज के लिए कंट्री आपस में लड़ रही है। ठीक है? एक तरीके से वाटर भी अगर आप लोग देखोगे तो वाटर भी एक पॉइंट पे ऐसा जाएगा, वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रिलेवेंट टू ग्लोबल स्टेट ऑब्जेक्शन टू पॉल्यूशन, एक्सेसिव इरिगेशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और द अनस्ट्रीम स्टेट। ठीक है? तो ये वाली जिस देश में पानी नहीं आ रहा है, जहां सूखा है, तो वो उस देश पे आरोप लगाता है कि उन्होंने डैम बना लिया, पानी रोक लिया, ये वो। तो ये वो रिसोर्स को लेके कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉरेस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, एंटी डैम, प्रो रिवर मूवमेंट्स। तो तमाम तरीके के लेकर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हम क्या देख रहे हैं? मूवमेंट्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कंट्रीज को इन सारी चीजों पे क्या करना होगा? कंट्रीज को चाहे वो सिक्योरिटी वाली चीजें हो, या फिर कंट्रीज को हम लोग ट्रेड वाली चीज में देखें, या फिर कंट्री को इन्वायरमेंट वाली चीज में देखें, चीजें हमें कॉपरेट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? चीजें हमें कॉपरेट यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर है? देन नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, तुमको लग रहा हो कि थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं, हम लोग मैराथन्स और बहुत सारी चीजें करेंगे। ये तो तुम्हें एक रिवीजन है, बस पूरे चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन। ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो? इंटरलिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है?
और ग्लोबलाइजेशन से हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग ये देख रहे हैं बेसिकली कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन ने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कर दिया, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना दिया। अमेरिका में कोई भी बैठा है, तुम लोग वीडियो कॉल कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मूवमेंट इजी हो गया है, ट्रैवल कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। इंप्रूव कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन हो गया, ये सब क्या, ये सब ग्लोबलाइजेशन के देन है। इंप्रूव ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो सामान बुलवाना है वो सामान बुलवाओ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन लोगों ने फ्री ट्रेड, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों ने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने लग गए, ग्लोबल बैंकिंग का जमाना आ गया, UPI ये वो, तुम कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम हम देखने को मिल रहा है। ग्रोथ ऑफ MNCs, ठीक है, कि गूगल कहीं का भी हो, ऑफिस यहाँ पे आएगा, हमारे ऑफिस कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, बिग MNCs आ रही हैं, अपना ऑफिस सेटअप कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज भी है, एक तरीके से ये है, आरोप ये लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर या अमेरिका का कल्चर इम्पोज हो रहा है। मैकडोनलाइजेशन आ रहा है, लेकिन इसका काउंटर भी है, उसका काउंटर ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है, इट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से मिल रहा है कि नीचे से इंसान जीन्स पहन रहा है, ऊपर से कुर्ता, तो कुर्ता एंड जीन्स, ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है, आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है उनको कहीं पे भी जॉब कर सकती है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बड़ी कंट्रीज जो USA वगैरह, इनको तो और फायदा पहुंच ही रहा है, और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है कि स्टेट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते चली जा रही है, मतलब सरकार की जो पावर है वो कहीं ना कहीं खत्म होते चली जा रही है ग्लोबलाइजेशन के चलते। कैसे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बात करने लगे कि ट्रेड ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सरकार की जो पावर है, सरकार की जो पावर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के चलते हमें कम नजर होते आ रही है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर हम लोग देखें तो 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, हमने लोन लिया था WTO और IMF से, उसके बाद में हमने अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलेट किया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, और हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन में इंडिया को भी आते हुए देखा कि इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत एक्टिवली धीरे धीरे रिफॉर्म किए, और इंडिया को ग्लोबलाइजेशन से फायदा ही हुआ है, और हमारी सरकार और हमारी इकोनॉमी ने बेहतर ही किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपकी जो किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जल्दी नहीं था, इट वाज सॉर्ट ऑफ रिवीजन, आराम से एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैंने मात्र कम समय में मैंने आपकी पूरी किताब को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, तुम चीजें कर सकते हो, कम समय में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रस्ट मी, हम साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। अभी तुमने रिवाइज कर लिया है, डिटेल में भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बढ़िया से होगा। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।